शनि के बकरी होने को और ज्यादातर ग्रहों के बकरी होने को, यानी उनकी उल्टी चाल को जब हम सुनते हैं, ग्रह उल्टा चलने लग गया है, जैसे शनि अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो जीवन में भी सब कुछ फिर उल्टा ही होने वाला है। एक जो जनरल परसेप्शन है कि वक्री प्लैनेट खराब होते हैं, बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि शायद लोगों को पता नहीं है कि ये खराब क्यों है। शनि की 7.5 अगर शुरू हुई है तो अब जीवन में सब बुरा ही बुरा होगा, कष्ट आएंगे या बहुत से विघ्न आने शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि शनि सिर्फ तकलीफ देते हैं, शनि सिर्फ पैसा खर्च कराने या नुकसान कराने आते हैं। लोगों को शनि से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को मेहनत से प्रॉब्लम है, और शनि आपका मेहनत करा के देता है, इसलिए शनि को खराब कहा जाता है। ज्यादातर हम ये भी सुनते हैं कि शनि की 7.5 में ये उपाय कर लो, अब तो 7.5 साल तक धन जाता चला जाएगा। कैसे जब 7.5 शुरू होती है तो देने की जगह फिर सब लेना ही शुरू कर देते हैं। जैसा है, मेहनत करेगा, मेहनत करवाएगा, उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप और कुछ कर नहीं सकते। शनि का नेचर ही है मेहनत करवाना, वो चाहे आपको फिजिकली करवाए, मेंटली कराए या फाइनेंशियली कराए। काले तिल का, काले कपड़ों का दान कर रहे होंगे, सरसों का दीपक जला रहे होंगे, शनिवार को शनि मंदिर जाके दर्शन कर रहे होंगे, तो उनमें से क्या वाकई सही है, क्या उन्हें वाकई करना चाहिए? रेमेडीज हमेशा आपकी चीजों को आसान बनाती हैं, खत्म नहीं करती हैं। पता नहीं ये शब्द सही होगा या नहीं, लेकिन जितने भी लोग अपना चार्ट दिखाने आते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजर से सजेशन नहीं चाहिए, उन्हें एस्ट्रोलॉजर से चमत्कार चाहिए। मैंने अनगिनत लोगों को अभी तक ये कहते हुए सुना है, उसमें ज्योतिषी भी शामिल है और आम लोग भी शामिल हैं, जिसकी कुंडली में कालसर्प योग है उससे सफलता बहुत देर से मिलेगी। कालसर्प दोष अगर जिसके जीवन में, जिसके चार्ट में है, उसको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ये दिमाग में फीड कर दिया गया है कि वही परेशान है जो मांगलिक है, उसी की शादी नहीं चलेगी जो मांगलिक है, मांगलिक हो तो मांगलिक से ही विवाह करो। फिर ऐश्वर्या राय की तो वैसे ही मंगल दोष होने के चलते पेड़ से विवाह कराया जाए या पूजा पाठ कराया जाए, वो भी तब सदी के महानायक और इतना बड़ा परिवार आज के समय में ही तो ये चीजें कर रहा है। हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो न्यूज हम सुन रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स तो अभी भी चल रही हैं। तो क्या पेड़ से या घड़े से शादी करने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं? नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी का एक और पॉडकास्ट। ज्योतिष विज्ञान है, ये हम सब जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन कालांतर में ज्योतिष में बहुत सी भ्रांतियां जुड़ती चली गईं। कभी लोगों के द्वारा, कभी खुद ज्योतिषियों के द्वारा, शायद उनके फायदे के लिए। अब ये जो भ्रांतियां जुड़ी, उनसे आपको कितना फायदा हुआ, ये जब पूरा पॉडकास्ट आप देख लेंगे तो आखिर में आकलन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं शुरुआत के पहले ही ये दावा कर रही हूं कि बहुत से मिथ्स आपके मन में ज्योतिष को लेकर जो थे, हैं, वो सब आज दूर होने वाले हैं। एक नए नजरिए से आज आप ज्योतिष को समझने वाले हैं और शायद उन समझी हुई बातों को आप फिर आगे भी लोगों को बताएंगे कि देखो, अभी तक जो हम कर रहे थे वो गलत है। अब ये भ्रांतियां ज्योतिष से जुड़ी हुई भी आज आपकी टूटेंगी, और बहुत से जो टोने टोटके या रोज में जो हमारे प्रयोग में आने वाली चीजें हैं, उससे भी जुड़ी हुई भ्रांतियां आपकी दूर होंगी। इन सभी बातों को और ज्योतिष के सच को आप तक पहुंचाने के लिए आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं। एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट वो हैं, तो मिलकर के स्वागत कर लेते हैं आकांक्षा श्रीवास्तव जी का। बहुत स्वागत है आकांक्षा जी। थैंक यू शालिनी फॉर हैविंग मी। कितने साल हो गए ज्योतिष को दिए अभी तक? ऑलमोस्ट 20 साल से एस्ट्रोनॉमोलॉजी कर रही हूँ, और कोर एस्ट्रोलॉजी करते करते 12 साल हो गए। तो इन 20 सालों में आई एम श्योर आपने ज्योतिष को कहीं से कहीं जाते हुए, कहीं से कहीं मुड़ते हुए जरूर देखा होगा, और खासकर तब भी जब अब बीते 8 सालों से हम देख रहे हैं कि यूट्यूब का, सोशल मीडिया का बहुत जमाना है। हुआ है ऐसा? जी, और अक्सर ऐसा होता है कि जिस इंडस्ट्री में आप होते हैं या जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे होते हैं, आप कोशिश करते हैं कि वो उसका उत्थान हो, वो ऊपर की तरफ जाए। बट जब से ये यूट्यूब और रील्स का सिलसिला शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा दुख होता है कि इतनी डिवाइन साइंस जो हमारी है, एस्ट्रोलॉजी, वो उसका उत्थान होने की जगह पतन हो रहा है। तो इस एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से मैनिपुलेट करके लोगों के सामने लाया जा रहा है कि आज के समय में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग विश्वास से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास मानते हैं, क्योंकि शायद उसी तरह से उसे परोसा जा रहा है।
तो ये देख के ज़रूर दुख होता है। मेरा इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि एस्ट्रोलॉजी को उसी डिवाइन साइंस की तरह लिया जाए और ट्रीट किया जाए जैसे हमारे ऋषियों ने लिखी थी। तो आज हम दोनों मिलकर के उन्हीं भ्रांतियों को भी दूर करेंगे और जो ज्योतिष के उत्थान की आपने बात की है, अगले 1 घंटे तक वही कोशिश भी रहने वाली है। अब पहला सवाल मेरा ये, क्योंकि अभी जिस समय हम बातचीत कर रहे हैं इस समय शनि बकरी है, रेट्रोगेट है। जी। शनि के बकरी होने को और ज्यादातर ग्रहों के बकरी होने को, यानी उनकी उल्टी चाल को जब हम सुनते हैं तो दिमाग में जो पहली चीज आती है वो ये आती है कि ग्रह उल्टा चलने लग गया है। जैसे शनि अभी उल्टी चाल चल रहे हैं तो जीवन में भी सब कुछ फिर उल्टा ही होने वाला है। क्या ये नाम जो बकरी है प्रभाव भी वैसे ही डालता है या इसके पीछे का सच कुछ और है? शालिनी, एस्ट्रोलॉजी में ना कोई भी चीज़ का सिर्फ एक पहलू नहीं होता है। जैसे वक्री प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो उसके बारे में सिर्फ एक यही चीज़ प्रचलित है कि उल्टा चल रहा है तो प्रभाव भी उल्टा देगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को वक्र का मतलब ही नहीं पता। तो अगर आप वक्री प्लैनेट, जो वक्र शब्द है, उसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब है टेढ़ा, क्रूड, या उसको आउट ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं। तो ये एक जनरल परसेप्शन बना लिया जाता है कि कोई भी चीज़ जब टेढ़ी है, प्लैनेट टेढ़ा हो गया, क्रूड हो गया, तो वो रिजल्ट भी टेढ़े ही देगा। लेकिन अगर आप उसका असली मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि वक्र क्या होता है, तो कोई भी चीज़ वक्र तब होती है जब वो 2 स्टेट्स में ही पाई जाए। एक समय में एक स्टेट, दूसरे समय में दूसरी स्टेट। शिव जी को वक्र का एक डेफिनेशन कही जाती है कि वक्र का मतलब है शिव। और आप देखेंगे कि शिव के 2 ही रूप हैं, या तो एकदम काम, शांत, और या तो तांडव करते हुए। इसीलिए मंगल और शनि शिव के 2 रूपों को एक्सप्लेन करते हैं। मंगल जो हमेशा एक्टिव स्टेट में रहता है और शनि जो हमेशा पैसिव स्टेट में रहता है। तो वक्र का मतलब होता है 2 स्टेट्स, एक एक्टिव और एक पैसिव, एक समय पे एक स्टेट पे रहना। तो ये मानना और जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जो वक्र प्लैनेट है वो बिना शिव की एनर्जी के वक्र हो नहीं सकता। शिव से जब भी कोई चीज़ जुड़ जाती है तो वो ब्लेसिंग की तरह ही आती है। तो एक जो जनरल परसेप्शन है कि वक्री प्लैनेट खराब होते हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि शायद लोगों को पता नहीं है कि ये खराब क्यों है। अब इन्हें खराब क्यों कहा जाता है, ये भी, इसके पीछे भी रीज़न है। जब भी आपका पूर्व जन्म का कोई भी प्लैनेट या कोई भी कर्म शिव जी से ब्लेस हो जाता है, तभी वो प्लैनेट आपको इस जन्म में वक्री होके मिलता है। इसका मतलब है शिव जी ने आपको ब्लेस किया, वो एनर्जी आप में आ गई, वो वक्र एनर्जी आप में आई, आप उसको पिछले जन्म में उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, आपको सिर्फ ब्लेसिंग मिली, इस जीवन में आप उसको मैनिफेस्ट करने आए हैं। तो शिव जी की एनर्जी सब हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वक्र जब भी कोई प्लैनेट होता है वो आपको ईगो देता है। कहते हैं ना कि जब आपके पास शक्तियाँ आती हैं, हाँ, तो शक्तियों का संचार करने के लिए अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं है तो आप शक्ति का मिसयूज ज़्यादा करते हैं। ईगो कभी भी किसी का नहीं टिका, तो वक्र एनर्जी आपको ईगो देती है। इसीलिए कहते हैं कि वक्र एनर्जी अच्छी नहीं होती है। लेकिन शिव जी की जो ब्लेसिंग है वो अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। इस जन्म में आपका जो भी प्लैनेट वक्री होके मिला है, आप ये मानिए कि आप उसकी ब्लेसिंग लेके आए हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का सेकेंड लॉर्ड वीनस है, लगन में वक्री है, तो ऐसे लोग बहुत रिच होते हैं या उनको पार्टनर अच्छा मिल जाता है। या हम इंदिरा गांधी की चार्ट में लें, उनका 9th लॉर्ड जुपिटर वक्री है, तो क्योंकि 9th लॉर्ड आपके फादर का होता है, वो प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हुई, तो ये आपकी एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, ये ब्लेसिंग है जो आप लेकर आए हैं। उसे मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, ये आपके कॉम्बिनेशंस बताते हैं। क्योंकि अगर आप कोई पता हो तो इंद्र ने शिव से कहा था कि आपका त्रिशूल बहुत अच्छा है, शिव ने दे दिया था। तो शिव दे देते हैं, आप उनसे मांगिए, वो दे देते हैं। लेकिन आप उस एनर्जी को हैंडल कर पा रहे हैं नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंद्र को जब त्रिशूल मिल गया था, उसकी एनर्जी उनसे हैंडल नहीं हुई, तो वो दानवों की जगह देवताओं को भी मारने लग गए थे। जो वक्र एनर्जी है, पहला घर, अगर हम अपनी बात करें तो रावण ने अपना सर 10 बार काटा था कि मुझे ये चाहिए। तो शिव का मतलब ही यही है कि वो आपको बस दे देते हैं। और अगर शिव का स्वरूप की बात करें,
शिवलिंग की बात करें, शिवलिंग हमेशा पत्थर का होता है यूजुअली। जब हम रेमेडीज करते हैं तो हम अलग अलग चीज़ों के शिवलिंग बना के करते हैं। तो शिवलिंग के पत्थर के होने का भी कर्स यही है कि शिव हैं, वो उनसे कुछ भी मांगो वो दे देंगे, इसलिए वो पत्थर का है कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप सब कुछ दे देंगे, सामने वाला वो एनर्जी यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, नहीं पता। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा शिव की ब्लेसिंग होते हैं, लेकिन हम उसे मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं इस जन्म में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ईगो देता है, इसलिए लोग कहते हैं कि वो खराब है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने शनि के वक्रत्व से ही शुरुआत की है, 13 जुलाई को शनि वक्री हो गए और वो नवंबर तक रहेंगे। शनि को लेके ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ ज्योतिष में फैलाई गई हैं, और उन्हीं में एक है शनि की 7.5। हम सब ये मुझे लगता है मानते ज़रूर हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शनि की 7.5 अगर शुरू हुई है तो अब जीवन में सब बुरा ही बुरा होगा, कष्ट आएंगे या बहुत से विघ्न आने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर हम ये भी सुनते हैं कि शनि की 7.5 में ये उपाय कर लो, अब तो 7.5 साल तक धन जाता चला जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप थोड़ा समझाइए कि शनिदेव कैसे जब 7.5 शुरू होती है तो देने की जगह फिर सब लेना ही शुरू कर देते हैं। शालिनी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि हम मिथ बर्स्ट करेंगे, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि शनि सिर्फ तकलीफ देते हैं, शनि सिर्फ पैसा खर्च कराने या नुकसान कराने आते हैं। सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि 7.5 को खराब कहा क्यों जाता है। यूजुअली 7.5 कैलकुलेट करने का ये अलग तरीके हैं, लेकिन एक जनरल इंसान के लिए समझना कि हमारी 7.5 चल रही है या नहीं, जब भी शनि का गोचर चंद्रमा से एक घर पहले या एक घर बाद और चंद्रमा के ऊपर से होता है, उसको 7.5 कहते हैं। अब 7.5 क्यों खराब है? चंद्रमा का जो नेचर है वो है चंचल, सुकून, मानसिक शांति, चौथा घर, कंफर्ट जोन, और शनि एकदम ऑपोजिट है, कहता है मेहनत करो। शनि आपके जीवन में जब आएगा तो आपसे मेहनत करवाएगा। अब एक इंसान जो आराम पसंद है, जब उसको मेहनत करने की चिंता होगी तो वो तो वैसे ही खराब है, क्योंकि दो ऑपोजिट प्लैनेट शनि और चंद्रमा जब एक साथ आ रहे हैं, दो अलग एनर्जी मिल रही हैं, तो वो वैसे ही अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को कंफर्ट पसंद है उसे मेहनत करना क्यों पसंद होगा? अब आज के जीवन में भी आप ले लीजिए, लोग शनि को अच्छा क्यों नहीं मानते हैं? लोग कहते हैं कि देखो वो कितना लकी है, उसे अपने आप मिल गया चीज़ें, और मुझे बहुत मेहनत करने के बाद मिली। तो लोगों को शनि से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को मेहनत से प्रॉब्लम है, और शनि आपका मेहनत करा के देता है, इसलिए शनि को खराब कहा जाता है। लेकिन शनि खराब नहीं होता। ये मैं जिनकी 7.5 चल भी रही है उनके लिए बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपसे मेहनत नहीं हो पाएगी तो फिर शनि खराब है आपके लिए। लेकिन जब आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है, मैं एग्जाम्पल्स दे के शायद हमारे ऑडियंस को पता चल जाए। हाँ। कि आपको पता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एसी कोच का टिकट नहीं है आपके पास, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे तो जाना ही है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं जनरल डिब्बे में चढ़ जाता हूँ। अब आपको पता है आप जनरल डिब्बे में हैं, वहाँ एसी नहीं है, वहाँ शायद बैठने को भी नहीं मिले, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ये संतुष्टि कर लीजिए कि कम से कम मैं इस ट्रेन में तो हूँ, जा तो रहा हूँ, तो तकलीफ है तो क्या हुआ, ये भी निकल जाएगा, कम से कम मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँगा। और या तो आप क्रिप करते रहिए, यहाँ कितनी गर्मी है, मुझे एसी का क्यों नहीं मिला, जिसको एसी का मिला वो कितना लकी था। यही है शनि, जैसा है मेहनत करेगा, मेहनत करवाएगा, उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप और कुछ कर नहीं सकते। शनि का नेचर ही है मेहनत करवाना, वो चाहे आपको फिजिकली करवाए, मेंटली कराए या फाइनेंशियली कराए, कहीं ना कहीं से तो वो आपको सक करेगा, निचोड़ेगा, वो अपना प्रभाव देगा। अब जैसे समुद्र मंथन जब हुआ था, मंदार पर्वत के नीचे कूर्म अवतार थे, कछुआ जो है, तो कूर्म अवतार शनि का ही स्वरूप होते हैं। तो जिस इंसान की 7.5 चल रही है उसको यही एग्जाम्पल ले लेना चाहिए कि उस कूर्म अवतार के ऊपर मंदार पर्वत रखा गया, उसका मंथन हो रहा है। अब उसमें से जो भी निकलेगा या तो वो राक्षसों को मिलेगा या तो देवताओं को मिलेगा। कूर्म अवतार क्या करेगा? सिर्फ पिसेगा, उसका भार उठाना ही काम है। शनि के पीरियड के दौरान भार उठाना ही काम है। लेकिन लोग इसे डर की जगह अगर ये सोच के एक्सेप्ट करेंगे कि शनि का पीरियड ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होता है, आपसे काम करवाएगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन रिजल्ट देगा। कैसे देगा?
शनि के ही पीरियड में ये जो साढ़े साती की है, कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी साढ़े साती के समय सबसे बेस्ट पीरियड या सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है। कितने सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी साढ़े साती के समय में ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, क्योंकि शनि सिर्फ मेहनत का कारक नहीं है, वो पैसे का भी कारक है। आप सोचिए 10th हाउस जो हमारा होता है हमारे चार्ट में, 10th हाउस मकर, मतलब शनि के घर को ही दिया गया है। क्यों दिया गया है? वहाँ पे मंगल आपका उच्च का होता है, मकर को कीचड़ भी कहते हैं। कीचड़ में कौन काम कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ मंगल। इसीलिए जब शनि की साढ़े साती चलती है तो लोग कहते हैं ना, मंगल मजबूत करो, ताकि जब आपको मेहनत करनी हो ना तो आपका करेज ना हिले। इसलिए सैटर्न के पीरियड को ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड मानना चाहिए। जब भी किसी के 7th हाउस से सैटर्न की ट्रांजिट होती है, वो आपको हमेशा पोजीशन दे के जाता है, राइज दे के जाता है। तो ये जो ब्लंडर लोग कर रहे हैं या मिथ क्रिएट कर रहे हैं कि शनि का मतलब सिर्फ परेशानी है, हाँ, वो गलत है। लेकिन हाँ, अगर आपको मेहनत करना पसंद नहीं है तो शनि आपके लिए सच में परेशानी है। मैं इसे अगर थोड़ा और स्पेसिफिक बनाना चाहूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि भार उठाना ही पड़ेगा शनि की साढ़े साती अगर है, तो अभी 3 राशियों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। कुंभ पर खत्म होएगी, आखिरी 2.5 साल है। मीन और मेष राशि की शुरू हुई है। तो ये मेरे व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, क्या कुंभ, मीन और मेष राशि वाले ये मान लें कि अभी का जो उनका समय चल रहा है उसमें उनको भार उठाना है? भार उठाने का मतलब परेशान होना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन शायद लोग ये सोचेंगे कि भार उठाना है तो मतलब कुछ ना कुछ परेशानी, तकलीफ। मैं तो कूर्म अवतार से उसको जोड़ के देख रही हूँ कि भाई आप तो खड़े हो, आपको मिलना कुछ है नहीं और बस वजन उठाना है और पिसते रहना है। तो मैं तो उस हिसाब से ही कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसे इस तरह से रखें अपने व्यूअर्स के लिए, हाँ। कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। यूजुअली जब साढ़े साती होती है और किसी का 9th हाउस से कनेक्शन होता है, 9th-10th हाउस से कनेक्शन होता है, हाँ। तो उसमें आपका जो ड्यू आप क्रेडिट होता है वो नहीं मिलता है। जैसे आप काम करेंगे, आपका बॉस आपका क्रेडिट ले जाएगा, या आप अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करेंगे लेकिन वो उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप करते रहेंगे। अगर जैसे आपने कहा कि अभी पाइसेस में है और अभी मेष में जाएगा, जिनका 6th हाउस से जाएगा, वहाँ पे शनि आपको इतनी हिम्मत दे देंगे कि आप लड़ने से नहीं डरेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, भार उठाने का मतलब है कि आप एक कम्पिटिटिव जोन में हैं। आपको 10 लोगों से कम्पीट करना ईजी लगेगा, 100 लोगों से कम्पीट करना मुश्किल लगेगा। तो जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चलती है, शनि का पीरियड चलता है, तो उस समय आपको 100 लोगों से कम्पीट करना होता है। इसलिए आपको लगता है मुश्किल है, क्योंकि 10 लोगों में कम्पीट करने में चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो भार का है वो ये आपको मीनिंग ले सकते हैं कि यहाँ पे आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शनि शॉर्टकट्स नहीं देता। हाँ। शनि ये नहीं कहेगा कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से तुम जीत जाओगे। वो कहेगा आप एक्स्ट्रा मेहनत करो, तुम्हें 100 लोगों में खुद को प्रूव करना है। तो शनि निखारता है, अगर सिंपल शब्दों में कहें। और हाँ। जिसने शनि का पीरियड झेल लिया, उसे वो कहते हैं ना कि जिसने ट्रेनों में धक्के खाए हों वो पैदल चलने से नहीं डरता। तो शनि आपको निखारता है, वो जो कंफर्ट जोन में हर इंसान बैठा हुआ है, हाँ। उससे निकालेगा, आपको उस लेवल पे ले जाएगा जहाँ पे आप ज़िंदगी की रियलिटी को समझ सकें, मेहनत कर सकें। क्योंकि मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है ना, जितने लोगों ने एड़ियाँ घिस के अपने आप को किसी मुकाम पे पहुँचाया है, हाँ। वो उसकी वैल्यू करते हैं। आपने कहा कि शनि शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाने देता नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें शनि की साढ़े साती में शॉर्टकट मिल जाए। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें कोई उपाय मिल जाए जो अगर हम करें तो जितनी परेशानियां या मेहनत जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कटौती आ जाए। तो क्या इन 7.5 सालों में किए गए जो रेमेडीज होती हैं उनका फिर फल मिलता है? वो मेहनत कुछ कम होती है क्या? ये रेमेडीज को लेके क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जितने लोग ये चाहते हैं कि साढ़े साती के दौरान मेरी मेहनत कम हो जाए, उन्हीं के लिए साढ़े साती खराब होती है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं रेमेडीज कर लूँ ताकि मुझे ये समय और मेहनत करने की ताकत आ जाए, उनके लिए साढ़े साती अच्छी होती है। आपका अगर करियर का पीक टाइम चल रहा है, आपको लगता है बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप सोचे कि मुझे ना सिर्फ 2 घंटे ऑफिस जाना पड़े, तो आप अपने करियर के पीक पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा मोटिवेशन मिल जाए कि मैं 10 की जगह 12 घंटे काम कर सकूं,
ज़्यादा मेहनत कर सकूँ ताकि अच्छे और रिजल्ट मिलें, मैं अपनी स्किल्स को और शार्पन कर सकूँ, तो वो आपकी अच्छी जाएगी। थोड़ा मुझे अगर आप रेमेडीज़ बताते हुए और फिर अगर समझाएं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बहुत से व्यूअर्स काले तिल का, काले कपड़ों का दान कर रहे होंगे, सरसों का दीपक जला रहे होंगे, शनिवार को शनि मंदिर जाके दर्शन कर रहे होंगे और परिक्रमा कर रहे होंगे शनि देव की, जो ये सारी रेमेडीज़ में आती है, और हम तो भ्रांतियाँ दूर करने ही बैठे हैं। जी। तो उनमें से क्या वाकई सही है, क्या उन्हें वाकई करना चाहिए, और क्या वो गलत कर रहे हैं, ये बताते हुए अगर आप समझाएं। देखिए, जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं, रेमेडीज़ हमेशा आपकी चीज़ों को आसान बनाती हैं, ख़त्म नहीं करती हैं। क्योंकि आज की लाइफ में जो हिपोक्रेसी है लोगों की, पता नहीं ये शब्द सही होगा या नहीं, लेकिन जितने भी लोग अपना चार्ट दिखाने आते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजर से बेसिकली सजेशन नहीं चाहिए, उन्हें एस्ट्रोलॉजर से चमत्कार चाहिए कि मैंने आपको दिखा दी, चार्ट दिखा दिया, अब आप कुछ ऐसी रेमेडी कर दो कि ये समय मेरा अच्छा कट जाए। करना तो आप ही को पड़ेगा। आपको अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आप 41 दिन तक शनि मंदिर जाके या हनुमान मंदिर जाके दीपक जलाइए, उससे क्या होगा, आप एक प्रैक्टिस में आएंगे, क्योंकि शनि लेजीनेस का भी कारक है, और जब आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है तो लेजीनेस का ना स्कोप नहीं होता है। जब आप अपने आप को एक रिचुअल में बांध लेते हैं कि मैं रोज़ हनुमान मंदिर जाऊँगा, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो आप हनुमान जी के कारकत्व को अपने अंदर ले रहे हैं, आप समाहित कर रहे हैं अपने में, उससे आपका जो आलस है वो दूर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सब लोग कहेंगे अब 41 डेज तक मैं कैसे जाऊँ, या 31 डेज तक मैं कैसे जाऊँ। हाँ। तो एक काम करिए, आप ना कोई जेमस्टोन बता दीजिए मुझे। जेमस्टोन बताने से लोग कहेंगे अब ये तो बहुत महंगा है, आपने इतने महंगे जेमस्टोन बताए हैं, तो अब सारे एस्ट्रोलॉजर्स पैसे कमा रहे हैं। तो हिपोक्रेसी ये है कि आपको रेमेडीज़ नहीं करनी है, आपको पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, शरीर खर्च नहीं करना है, डिसिप्लिन में नहीं रहना है, लेकिन आपको चाहिए कि प्लैनेट आपको सब कुछ दे। तो ऐसा आम जीवन में होता नहीं। लोगों को किसी न किसी तरह तो प्लैनेट के कारकत्व को अपनाना पड़ेगा, चाहे आप पैसे से करिए, चाहे डिसिप्लिन से करिए, चाहे शरीर से करिए, चाहे माइंड से करिए। आप चाहे साधना करिए, मंत्र करिए, रोज़ मंदिर जाइए, जो भी आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपकी रेमेडी है, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। कहते हैं ना कि प्लैनेट को उनका भोग देना पड़ेगा। हाँ। अब आप या तो पैसे से दीजिए, जेमस्टोन खरीद के पहनिए जो कि ईजीएस्ट है, या तो फिर आप खुद को डिसिप्लिन में लेकर आइए। लेकिन जेमस्टोन काम करते हैं, रत्न काम करते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, मोती क्योंकि पानी में है तो उसमें मून का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा जितने भी जेमस्टोन धरती के गर्भ में पाए जाते हैं, आमतौर पर सारे ही पाए जाते हैं, 2-1 को छोड़ के, हर जेमस्टोन में शनि की एनर्जी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सालों साल धरती के गर्भ में रहा है, और शनि क्योंकि ठंडा प्लैनेट है, जितने अंदर आप धरती के जितने ज़्यादा समय तक रहे हैं, उतनी ज़्यादा आप में शनि की एनर्जी है। ठीक है। अब क्योंकि हर एक पत्थर, हर एक जेमस्टोन किसी न किसी तरह की एनर्जी एक्वायर करता है, तो जेमस्टोन में, अलग अलग जेमस्टोन में अलग अलग प्लैनेट्स की एनर्जी होती है। अब जेमस्टोन क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, अगर हम सिंपल शब्दों में इसको कहें, जब भी आपको लगता है कि एक इंसान जो बीमार है, खाना नहीं खा पा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं जिसको ग्लूकोज चढ़ा दो, ताकि कुछ तो एनर्जी अपने आप जाए। सिमिलरली जब आपको लगता है कि आप फिजिकल मेहनत नहीं कर सकते हैं, आप रोज़ सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते हैं, रोज़ मंदिर नहीं जा सकते हैं, उस प्लैनेट को अपने शरीर के थ्रू भोग नहीं दे पाते हैं, तो आपको एक जेमस्टोन पहनाया जाता है जो उस प्लैनेट की एनर्जी में हाई होता है। तो क्योंकि आप अंदर से वो ऊर्जा नहीं ले पा रहे हैं या भोग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपको एक बाहरी चीज़ दी जाती है। तो ऑफ कोर्स जब आप जेमस्टोन पहनते हैं हाई ऑन एनर्जी, तो वो आपको अंदर से ना सही बाहर से एनर्जी देना शुरू करता है, और जब आपके पास वो एनर्जी आती है तो आपका माइंडसेट वैसे ही चेंज होता है। बड़ा साइंटिफिक ढंग से आपने इस चीज़ को समझाया, और मुझे लगता है वो लोग जो ये अभी तक सोच रहे थे कि रत्न पहना करके तो ज्योतिषी पैसे कमाते हैं और इसलिए रत्न हमें बेचते हैं, तो उनकी ये वाली भ्रांति तो ज़रूर इस जवाब से दूर हो गई होगी। आप फिर मुझे आप ये भी बता दें, जब हम रेमेडीज़ की चर्चा कर ही रहे हैं, तो फटाफट से वो कौन सी रेमेडी होती है जो सबसे ज़्यादा असरकारी होती है? क्या वो पूजा पाठ है, क्या वो मंत्रों की चैंटिंग है, क्या वो रत्न है, या क्या वो दान है? इसमें सर्वोपरि आप किसे मानती हैं? हर एक रेमेडी का और हर एक तरीके का अपना अस्तित्व है। कोई एक मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये
कारगर रहेगा। और उसका भी रीजन है, साइंटिफिकली बात करें तो उसका भी रीजन है। जब हम कहते हैं कि आप मंत्र कहीं पढ़िए, सूर्य को मजबूत करना है, आप रोज ज्यादा नहीं कर सकते, 11 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, या रोज सुबह नियम से उठ के सूर्य को जल दीजिए। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि अपने आलस और अपने कंफर्ट के आगे हम सरेंडर कर देते हैं। रही बात मंत्रों की, देखिए कहते हैं ना कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला या मिली, उसने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, या मुझे कोई गुरु मिल गए जिसने मुझे ज्ञान दे दिया। ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना और अच्छा गुरु मिलना भी आपके चार्ट पे ही है। अगर आपका 9th हाउस खराब है तो कोई गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको हेल्प नहीं कर सकता। आप जाएंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप वापस आ जाएंगे। सेम होता है मंत्रों के साथ। मंत्र जो आप शब्द निकालते हैं, हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो एक ऊर्जा है। हर एक शब्द में कोई ना कोई पावर है। इसीलिए कहते हैं कि जो ओम शब्द है वो बहुत डिवाइन है, बहुत पावरफुल है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है कि अगर ओम को हम इतनी बार बोलेंगे तो कितने मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगी। निकोलस टेस्ला ने भी यही कहा है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी मेगाहर्ट्ज, इन चीज़ों पे आप रिसर्च करिए तो आप समझ पाएंगे। मंत्र भी अगर हम साइंटिफिकली कहें तो हर एक मंत्र, हर एक शब्द का अपना एक अस्तित्व होता है। इसीलिए जब बार बार आप उस शब्द को एनर्जी फ्लो में लेकर आते हैं, बोलते हैं, तो आपके आसपास भी वेरी साइंटिफिकली, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि शब्द नहीं मरते हैं कभी। इसीलिए एक रिसर्च में मैंने कहीं पढ़ा था कि श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को संदेश दिया था, या वो जो पूरा महाभारत का प्रसंग है, वो शब्द आज भी साइंटिस्ट ने कहीं कहीं पकड़े हैं। ये किसी रिसर्च में पढ़ा था। तो शब्द नहीं मरते हैं, इसीलिए शब्दों की ऊर्जा सबसे ज़्यादा बलवान होती है। बहुत सारे लोग जो कॉन्फिडेंस में लो होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपना नाम लीजिए बार बार, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ये साइंटिफिक है। लेकिन अगर हम मंत्र की बात करें तो हर एक इंसान मंत्र नहीं बोल पाता है। बोल पाने का मतलब मेरा ये नहीं कि प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। हाँ। आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं है कि आप उस मंत्र के थ्रू खुद को या किसी और को हेल्प कर सकें। मंत्र सिद्धि देने के लिए और मंत्र सिद्धि लेने के लिए 5th, 9th और 8th का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 5th खराब है, 8th खराब है, 9th खराब है, आपको मंत्र नहीं फलेगा। मतलब आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है प्रैक्टिस करें तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन गलत करें, आप कितनी भी बार उसको कोशिश कर लें। हाँ। तो कुछ चीज़ों की जो कैपेबिलिटी है ना, वो हम लेकर आते हैं। तो 9th हाउस खराब है, कोई गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको हेल्प नहीं कर सकता। 5th हाउस खराब है, आप मंत्र 5th, 8th कनेक्शन नहीं है तो आप मंत्र सिद्धि नहीं कर सकते। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बोल सकूं कि ये सबसे फायदेमंद है, जो आपके लिए सबसे ईजी है। मेरे पास अगर कोई आता है कि मेरा सन 7th हाउस में है, लेट्स से, और सन 7th हाउस में कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में ईगो इश्यूज देते हैं, सन 7th हाउस में मैरिटल लाइफ के लिए ख़राब होता है, तो सबसे पहले मैं उन दोनों को यही कहती हूँ कि आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। वो सबसे इजी है, लेकिन सबसे इजी चीज़ लोगों को सबसे मुश्किल लगती है। कहते हैं कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। सबसे इजी चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट लगती है। तो तब थक हार के ये कहना पड़ता है, तो फिर आप ये दान शुरू करिए। दान भी नहीं होता है तो फिर जेमस्टोन पहनिए। तो अकॉर्डिंग टू योर ईज एंड कंफर्ट, जो आपके लिए सबसे इजी है, आपके लिए सबसे इफेक्टिव वही होगा। तो मेरे कहने से नहीं होगा वो इफेक्टिव, जो आप प्रैक्टिस कर पाएं आपके लिए वही इफेक्टिव। जो आम लोग हैं उनकी हिपोक्रेसी की तो आपने बात की। अब ये जो पंडित और ज्योतिषियों की हिपोक्रेसी है, उस पे भी आगे मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगी। लेकिन अभी आपने कहा कि अगर 9th हाउस आपका अच्छा नहीं है तो ना तो आपको अच्छा गुरु मिल सकता है और ना आपको अच्छा ज्योतिषी मिल सकता है। मेरा 9th हाउस आज जरूर अच्छा है, मैं ये मान के चल रही हूँ, तभी मैं आकांक्षा जी के पास पहुंची हूँ और तभी मुझे एक अच्छा ज्योतिषी आज मिल पाया है। अब मुझे लग रहा है जो अगला सवाल मैं पूछने वाली हूँ उस पर तो आप हाँ कर ही देंगी, क्योंकि हम मिथ्स की बात करें, बट मुझे लग रहा है ये तो मैं सच्ची बात ही पूछने जा रही हूँ। राहु केतु शनि, ये तो पाप ग्रह है ना? पाप ही माने इनको, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, ये कोई भ्रांति तो नहीं है? क्रूर ग्रह सिर्फ सन होता है, सूर्य। हाँ, इन्हें पापी ग्रहों की कैटेगरी में रखा गया, राहु केतु की। अच्छा जी। और शनि? शनि भी पापी ग्रह है। ओके, तो ये कोई मिथ नहीं है, नहीं। ये तीनों पापी ग्रह ही हैं। जी, ठीक है। अब
राहु केतु की चूंकि चर्चा हो गई है, तो जैसे शनि की 7.5 से डराया जाता है, ठीक वैसे ही काल सर्प दोष से भी डराया जाता है। मैंने अनगिनत लोगों को अभी तक ये कहते हुए सुना है, उसमें ज्योतिषी भी शामिल है और आम लोग भी शामिल हैं, कि जिसकी कुंडली में काल सर्प योग है उससे सफलता बहुत देर से मिलेगी। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ऐसे ही सुना होगा। अगर है तो वो जरूर आप कमेंट भी करके मुझे बताइए, और आपकी कुंडली में अगर है और जीवन में अनेक बाधाएं आ रही हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये जो काल सर्प दोष है, जो कुंडली में आता ही इसीलिए है कि आप बर्बाद हो जाएं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? शालिनी, ये भी अगेन एक मिथ है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या, फॉर दैट मैटर जीवन में भी हम कह लें, कोई भी चीज़ सिर्फ अच्छे या बुरे की कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती। तो कोई भी प्लैनेट या कोई भी दोष अगर हम कहें, उसका नाम, उसको हम कहते दोष ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी दोष या कोई भी प्लैनेट सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब काल सर्प दोष की बात जनरली लोगों को पता होगा कि अगर राहु केतु एक्सिस के सिर्फ एक साइड सारे प्लैनेट्स आ जाएं तो हम उसको काल सर्प दोष कहते हैं, और उसको अज्यूम ऐसे किया जाता है कि राहु हेड है और केतु टेल है, तो इन्होंने कुंडली मार के सारे ग्रहों पे बैठ गए हैं। लेकिन ये लोगों को नहीं पता है कि काल सर्प भी 12 तरह के होते हैं, एक तरह का नहीं होता है, क्योंकि हर एक चार्ट डिफरेंट होता है। हर एक चार्ट में आपके बाकी प्लैनेट्स की पोजीशनिंग डिफरेंट होगी, डिग्रीज डिफरेंट होंगी, कंजंक्शन डिफरेंट होंगे, और वो अलग तरह से बिहेव करेंगे। कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके राहु केतु से ज़्यादा पावरफुल हों आपके उस पर्टिकुलर चार्ट में। तो एक जो कॉन्सेप्ट है कि ये खराब ही होता है और आपकी लाइफ खराब है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि काल सर्प दोष अगर जिसके जीवन में, जिसके चार्ट में है, उसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब जब भी कोई दोष होता है, या जब आप, जैसे आप रेमेडी की बात कर रही थी, कभी कभी कुछ रेमेडीज़ में हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। रेमेडीज़ का मतलब ही सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस का मतलब या तो किसी चीज़ को आप दान दे दीजिए, या अपने कंफर्ट का दान दे दीजिए। तब आप सुबह उठ रहे हैं अगर, अपना एक नॉर्मल रूटीन छोड़ के, वो भी सैक्रिफाइस है। तो या तो शरीर से दान दीजिए या तो पैसे से दान दीजिए। तो कुछ चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। काल सर्प दोष में भी ऐसे ही एक भ्रांति है कि सब खराब है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें स्ट्रगल ज़रूर ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ भी ना वो प्लैनेट आपसे सैक्रिफाइस मांगता है। अब सैक्रिफाइस किस तरह से है, हो सकता है विलिंगली ना दें, लेकिन वो चार्ट आपसे ले लेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं, मेरे भी क्लाइंट्स हैं जिनका काल सर्प दोष है। बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ खराब है। सो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्रिय है, मे बी वो आपको नहीं मिलती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आप इतना मास्टर कर जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके प्लेसमेंट, कि वो आपको बाकियों से ऊपर ले जाती है। क्योंकि राहु और केतु, क्योंकि आपने कहा कि पाप ग्रह हैं, अब हम ना वर्ड्स के साथ खेलते हैं। पाप ग्रह हैं तो पापी है, वक्री ग्रह है तो टेढ़ा है। हाँ, राहु और केतु बेसिकली उनका जो डेफिनेशन है ना, वो है डिज़ायर का। आपने सिर्फ राहु के लिए सुना होगा। राहु केतु एक ही कॉइन के दोनों फेजेस हैं। दोनों को हम ना डिज़ायर वर्ड जो है इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। राहु की डिज़ायर है पाना, कितने आसानी से मुझे चीज़ें मिल सकती हैं, और केतु का डिज़ायर है कितनी आसानी से मैं चीज़ें छोड़ सकता हूँ। एक फैलाता है, राहु फैलाता है, और केतु स्क्वीज़ करता है। तो ये जो दोनों प्लैनेट है ना, सिर्फ अच्छे और सिर्फ बुरे नहीं हो सकते हैं। जो इंसान अपने नवांश में या दशांश के लगन में केतु लेके बैठा है, वो तो लोगों को मुक्त करने आया है। तो उसके लिए शायद पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इसलिए लोग कहते हैं कि अरे ये इसका तो करियर खराब है, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या उसको चाहिए पैसा। आज के दौर में हम सक्सेस किसे कहते हैं? जो फेमस है, जिसके पास पैसा है, वही सक्सेसफुल है। लेकिन जो अपने लगन में केतु लेके बैठा है, जो लोगों के कल्याण करने आया हुआ है, क्या उसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है? तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। कई बार लोगों के, जिनके लगन में केतु बैठा होता है और बहुत स्ट्रांग होके बैठा होता है, ऐसे लोग अगर गाली भी दे दें ना, या पत्थर भी मार दें, तो वो भी लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाती है, क्योंकि वो इसीलिए आए हुए हैं। तो उनकी ज़िंदगी का जो डेफिनेशन है
सुख का, वो राहु से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम ये जो मिथ और भ्रांति लेके बैठे हैं कि शनि खराब, राहु खराब, केतु खराब, लोग कहते हैं बृहस्पति लगन में है तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति को तो मिडास टच कहते हैं ना, गोल्डन प्लैनेट कहते हैं। हाँ। कि लगन में बृहस्पति है, केंद्रों में बृहस्पति है, तो आप सबसे लकी हैं। अब लोगों को सिर्फ यही पता है, लेकिन आपने उसका दूसरा साइड देखा ही नहीं। जिसके लगन में बृहस्पति है, मान लीजिए मंगल की राशि में है, तो ऐसा इंसान खुद जल जाएगा, अपने आप को शारीरिक रूप से कष्ट दे देगा, लेकिन सामने वाले को या अपने आसपास के लोगों को हर तरह से हेल्प करेगा। तो आप ये जो कारको भाव नाशाय का कॉन्सेप्ट है कि कारक अपने घर का नाश करता है, अब लगन में बृहस्पति किसी और के है तो लोगों को क्यों बड़ा अच्छा लगता है? क्योंकि आपको पता है कि ये जल के, ये खुद अपने आप को परेशानी देख के मुझे हेल्प करेगा, लेकिन वो खुद जल रहा है, तो उस इंसान के लिए तो वो खराब है ना। बिल्कुल। तो लगन में बृहस्पति कैसे अच्छा हुआ? हाँ। अब लोग कहते हैं कि नवांश में, जिसके भी नवांश के लगन में बृहस्पति है, बृहस्पति हमेशा अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छा ले रहे हैं। आपके लिए अच्छा है तो वो अच्छा है। लगन में अगर आपके नवांश में बृहस्पति है तो वो इंटीमेसी के इश्यूज देगा। तो हमेशा किसी एक प्लैनेट को बृहस्पति बहुत अच्छा और शनि खराब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ अच्छा और बुरा ये दो ही चीज देखते हैं। हर चीज का अच्छा और बुरा देखना शायद हमने छोड़ दिया है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में मिथ ज्यादा हैं और सच्चाई कम सामने आती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब आप मुझे एक सेंटेंस में बस ये बता दें, मेरे जो व्यूअर काल सर्प दोष वाले बेचारे देख रहे हैं इस समय, कि काल सर्प दोष उनकी कुंडली में है, फिर भी वो अच्छा हो सकता है, उन्हें तरक्की मिल सकती है, उन्नति होगी उनके जीवन में। 100% होगी, लेकिन शायद किसी एक चीज की कॉस्ट पे। क्योंकि जब कोई दोष आता है तो वो अपना प्रभाव देता है, तो ऑफ कोर्स उनको उन्नति, उनको लाइफ में हर चीज मिल सकती है, शायद किसी एक चीज की कॉस्ट पे। कि शायद करियर बहुत अच्छा है, शायद फैमिली उतनी अच्छी नहीं है, शायद आप अपनी फैमिली बिजनेस में आप सक्सीड कर गए हैं, लेकिन शायद अपनी स्किल को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई एक ऐसी चीज जो आपके दिल के करीब है, शायद वो आपकी लाइफ में सैक्रिफाइस हो रही हो, विलिंगली या अनविलिंगली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे काल सर्प दोष वाले उनकी लाइफ खराब है। अदरवाइज सारे लगन के बृहस्पति वाले एकदम ही खुश होते, सुकून में होते।